हमारे देश में भू अवलोकन करने वाली जो कंपनी है जिसे सुहोरा कंपनी कहते हैं और इसको सुहोरा टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसने हमारे देश के 33,000 झीलों पर स्टडी किया और उसने पाया कि हमारे देश की झीलों का आकार बड़ा ही तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही साथ झीलों की संख्या भी बढ़ रही है। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, हमारे देश में पानी की कमी है, झीलों का आकार बढ़ रहा है, झीलों का संख्या बढ़ रहा है, ये तो अच्छी चीज है। नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में या पूरे विश्व में जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलते हैं तो उस पानी से मतलब हिमनद मत और उसके बाद नदी में पानियाँ आती हैं ज़्यादातर जगह और वो जो ग्लेशियर को पिघलने से पीने योग्य पानी मिलता है। लेकिन जब वो ग्लेशियर पिघलता है ना तो उसके बराबर का दूसरा ग्लेशियर बन जाता है और ये एक साइकिल, एक चक्र की तरह चलते रहता है और हमारा जीवन नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर एक ग्लेशियर का पिघलने का दर बढ़ जाए और उस अनुपात में वो ग्लेशियर फिर से न जमे तब एक समस्या जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो मानव बस्ती है, हम लोग एक जगह सेट हो गए हैं, अपने जगह अपने बस्तियां बसा चुके हैं और अगर वो ग्लेशियर अगर तेजी से पिघला तो उससे जो पानी पैदा होगा वो झीलों का आकार जब बढ़ेगा तब रहने की समस्या आ जाएगी। सोचिए अगर मान लीजिए कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बस्तियां बसी हैं और वहां एकाएक जल भराव हो जाए तो वो जगह का कहाँ, उन लोगों का कहाँ निर्वासन करेंगे, उन लोगों को कहाँ बसाएंगे। और यही समस्या आते जा रही है तो ये एक भीषण समस्या है। अगर सुहोरा टेक्नोलॉजी के अनुसार बात किया जाए तो हिंदू कुश और काराकोरम जो हिमालय क्षेत्र है, इनके जो ग्लेशियर से जो झीलें बनती है उनकी संख्या 10% बढ़ गई है। अगर सुहोरा टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात किया जाए तो हिंदू कुश और काराकोरम जो क्षेत्र का जो हिमालय क्षेत्र है, इसमें अगर 1990 के हिसाब से लेकर 1990 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो ग्लेशियर से जो झील बनती है ना उसका जो आकार है वो 10% तक बढ़ गया है। और यही नहीं, हिमालय के जो बेसिन में जितनी जो झीलें हैं उनका जो संख्या है वो 27% बढ़ गया है। मतलब कि ये है कि कहीं ग्लेशियर पिघलने से झीलों का आकार बढ़ जा रहा है तो कहीं ग्लेशियर पिघलने से झीलों की संख्या बढ़ जा रही है। और झीलों का आकार बढ़ना तो एक समस्या है, लेकिन उससे बड़ा समस्या नई झीलों का बनना है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है जहां पर पूरा आबादी बसा है और एकाएक वहां नया झील बन जाए, वो आबादी कहाँ जाएगा। और एक नहीं, कई जगह 27% की बात कर रहा हूं। 27% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जो बहुत ज्यादा सोचने पर विवश करता है। अगर हम लोग सुहोरा टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो 1990 से लेकर अब तक हिंदू कुश और काराकोरम जो क्षेत्र, जो हिमालय का क्षेत्र है, इनमें जो ग्लेशियर से जो झील बनते हैं उनका आकार 10% तक फैल चुका है। और ये बहुत ही ज्यादा डरावना स्थिति है क्योंकि अगर आकार 10% बढ़ा है तो झील के किनारे रहने वाले जो गांव है, कस्बे हैं, वो डुबान क्षेत्र में आ चुके हैं। और यही नहीं, गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन के अगर चारों तरफ अगर बात किया जाए उसमें जितने जो झील हैं जो ग्लेशियर से बनते हैं उनकी संख्या 22% बढ़ गई है। देखिए, झील का आकार बढ़ना और झीलों का संख्या बढ़ना ये दोनों खतरनाक है। अगर झीलों की संख्या जब अगर 22% बढ़ी है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? झीलों की संख्या बढ़ने का मतलब नए झील का निर्माण हो जाना। अब मान लीजिए कि कई क्षेत्र में लोग बस्ती है, कस्बे हैं, और अगर मान लीजिए वहां नए झील का एकाएक निर्माण हो गया तो वहां के लोग कहां जाएंगे। और ये बहुत बड़ा सोचने वाली समस्या है हम सब लोग के लिए और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा विवश करता है। केवल सुहोरा ही नहीं, इसरो की रिपोर्ट के हिसाब से भी देखा गया है तो 1984 से लेकर आज तक पूरे जो हिमालय क्षेत्र के जो ग्लेशियर जो झील बनते हैं उनका जो आकार है वो 27% तक फैल चुका है। पूरे हिमालय के टोटल ग्लेशियर से बनने वाले झीलों की बात करूं और उसमें 130 जो झील है ना वो तो खुद भारत में है। और इसके साथ ही साथ एक और समस्या ये आया है इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक ही कि 5500 मीटर की ऊंचाई तक अब झील धकेला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो ग्लेशियर होते हैं वो जनरली ऊंचाई पर होते हैं और एक खास ऊंचाई के ऊपर ग्लेशियर ही रहेंगे और खास ऊंचाई के बाद ही झील बनते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, जो ग्लेशियर बना के रखते हैं, मतलब बर्फ बन के रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर का जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगा है और ग्लेशियर पिघलने लगने का मतलब क्या है कि अब वहीं से झील बनना स्टार्ट हो गया, जो बहुत बड़ी समस्या है। और ये 5500 मीटर में ही शुरू हो गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत की जो 76% जो झीलें हैं ना वो बहुत ही कमजोर चट्टानों से उनका बेस बना है। और कमजोर चट्टानों से बेस बनने का साफ साफ मतलब है कि थोड़ा भी अगर झील में पानी का प्रेशर बढ़ा, मतलब अगर पानी की संख्या लबालब बढ़ा
तो झील फट सकता है और इसका उदाहरण हो चुका है। मैं आप लोग को बता दूं कि सिक्किम का जो लोनाक झील है वहाँ पर वो झील कुछ सालों पहले फट गया था और वो झील जब वो मतलब भूस्खलन से जब फटा तब वो झील के फटने के कारण 15 पुल डूब गए और यही नहीं, एक पनबिजली जो बांध है ना वो नष्ट हो गया और 92 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो गई। और ये तो बात हो गई हिमालय क्षेत्र की, लेकिन अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसके अनुसार 1975 से लेकर अब तक लगभग 50 वर्षों में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका ने 9000 अरब टन जो बर्फ है खो दिया है। अगर ये बर्फ कितना है, अगर इसका आपको अगर अंदाजा लगाना तो ऐसा अंदाजा लगाइए कि पूरा जर्मनी जितना बड़ा देश है उतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा और जिसकी मोटाई 25 मीटर है वो हमने खो दिया है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके हमारे लिए घातक है। और साथ ही में इस संगठन ने यह बात भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 21वीं सदी तक अमेरिका, कनाडा और मध्य यूरोप के सभी ग्लेशियर नष्ट हो जाएंगे। अब ग्लेशियर नष्ट होने को कोई सामान्य बात मत समझिए। ग्लेशियर क्या होता है कि बहुत सारे बर्फ के मोटे मोटे चट्टान होते हैं और बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं और ये बर्फ के चट्टान पानी अपने अंदर रखे रहते हैं। अगर टेम्परेचर बदला और अगर एक ग्लेशियर पिघल गए तो हमारा समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और बहुत कितना खतरनाक, कितना ऊंचा उठेगा कोई भरोसा नहीं है। और जल स्तर बढ़ने का मतलब है कि जितने जो समुद्र के किनारे के बड़े छोटे सभी के सभी शहर डूब जाएंगे और अगर वो शहर डूबते हैं तो वहाँ के लोग विस्थापित होकर उन जगह आएंगे जहाँ पर सामान्य जनसंख्या है। तो इस तरीके से सामान्य जनसंख्या पर बहुत बड़ा मानव का बोझ बढ़ेगा, जनसंख्या बोझ बढ़ेगा जो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन और उसके कारण जो ग्लेशियर का पिघलना और झीलों का बढ़ना और नए झीलों का बनना ये कोई सामान्य समस्या नहीं है। इस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।